घर के हॉल में बैठे हुए सारे लोगों के बीच अभिनव तो अम्मा जी की बातों को सुनकर इतना खुश हो गया था कि वो उनके पास जाकर जितने भी बार पाँव छुए उतने कम थे। आखिर उन्होंने उसकी दिल की बात जो कह दी थी। वहीं हॉल में बैठी हुई नंदिनी जो कशिश का चेहरा देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहने लगी, कशिश तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम अम्मा जी के फैसले से खुश नहीं हो, और इसका कारण कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ। तू खुश नहीं है, लेकिन अम्मा जी की बातें कोई नहीं टाल सकता है। कशिश अम्मा जी के पास आते हुए उनसे सवाल करते हुए बोली, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मुझे अभिनव पसंद है या नहीं? मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपने? उसकी बातों को सुनकर आरती जी उसे समझाते हुए बोली, तू मेरे साथ चल, मुझे तुमसे कुछ बात कहना है। नंदिनी बेटा, तुम भी आओ इसे लेकर। अभिनव को घूर कर देखते हुए कशिश नंदिनी के साथ जाने लगी। सर्वेंट क्वार्टर में सेवा अपने बाबा के कहे अनुसार अपने कपड़े पैक करने लगा। उसके बाबा उसे समझाते हुए बोल रहे थे, नाराज हो मुझसे सेवा, अपने बाबा की बातों का बुरा तो नहीं मान रहा ना? मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू भी जिंदगी भर मेरी तरह एक नौकर की जिंदगी जिए। मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मुझसे बेहतर तुझे कोई और नहीं जान सकता है। वो अपने बाबा की ओर बिना देखे ही खिड़की से आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा, आप जानती हैं ना माँ, मैं कशिश से कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ मैं, एक तरफा ही सही, लेकिन सच्चा प्यार करता हूँ उससे। ये बात उसे कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ माँ। आप बाबा को कुछ तो समझाइए। उसके बाबा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम भले ही उससे सच्चा प्यार क्यों ना करो, लेकिन वो आज नहीं तो कल किसी और की हो ही जाएगी। अपने आप को समझाओ सिवा, उससे दूर रहने में ही भलाई है। एक कशिश और उसके बड़े मालिक के अलावा कोई हमें इस घर में देखना तक नहीं चाहता है। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, मेरी बात मान और चला जा यहाँ से बहुत दूर, इतनी दूर कि तुझे कशिश की याद तक ना आए। कशिश नंदिनी के साथ कमरे में आती है और गुस्से से भड़कते हुए कहने लगी, मैं अभिनव से शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। नंदिनी, तूने देखा ना कैसे अम्मा जी ने मिस्टर जिंदल को कॉल करके सिर्फ 3 दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी गलती क्या है जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है? तभी कमरे के भीतर आते हुए अम्मा जी कड़क आवाज में सुनाई देती हैं, तुम्हारी एक नहीं बहुत सारी गलती हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तुम अपने उस 2 कौड़ी के नौकर की वजह से मुझे गलत साबित किया। जो लोग मेरे सामने नजरें झुकाए खड़े रहते थे, आज वही सारे लोग मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। आज से लेकर 3 दिनों में तुम्हारी विदाई अभिनव के साथ ही होगी, और ये मेरा अंतिम फैसला है। तू कुछ भी कर, लेकिन मेरी जुबान से निकली बात को माननी ही पड़ेगी। तू उस शिवा के साथ भागने वाली तो नहीं है ना? या फिर वो शिवा तुम्हें बहका रहा है? बता ना मुझे। वो अपनी भीगी हुई आंखों से अम्मा जी की बातों का जवाब देते हुए बोलने लगी, शिवा मेरा दोस्त है, और हाँ, अगर वो मुझसे कहता कि तुम उस अभिनव से शादी कर लो, तब भी मेरा यही फैसला होता। आप समझती क्यों नहीं हैं अम्मा जी? मुझे अभिनव पसंद ही नहीं है। मैं उससे भी कह चुकी हूँ, मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन अम्मा जी कशिश की एक बात नहीं सुनती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। आरती जी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा कशिश, अभिनव बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद करता है, और क्या कमी है उसमें ये तो बता मुझे। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतनी अच्छी फैमिली, अगर तेरे मन में कोई और है तो बता मुझे। माँ, वो अपनी माँ की ओर देखते हुए अपने मन में कहने लगी, अब आपको कैसे बताऊं कि मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ होते हुए भी मेरा मन क्या चाहता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर शिवा के कमरे की तरफ जाने लगी तो नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरती जी उसे रोकते हुए बोली, उसे शिवा के पास जाने दे नंदिनी, हो सकता है उसके समझाने पर वो मान जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। वो दौड़ते हुए शिवा के पास जाने लगी, लेकिन उसका रास्ता रोकते हुए अभिनव अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए उसके ही ओर देख रहा था। उसे ऐसी हरकत करते हुए देखकर कशिश
आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रहे हो? हटो सामने से, मुझे जाना है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए बोला, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें, आखिर मेरी तुमसे शादी होने वाली है। देखो आज शाम को मैं जा रहा हूँ अपने घर, लेकिन उससे पहले मैं अपनी होने वाली वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी से खुश हो ना? सच्चाई सुनना चाहते हो ना तो सुनो। वो बोलने ही वाली होती है कि नंदिनी कॉफी का मग बढ़ाते हुए उसकी बातों को काटते हुए बोली, ये लीजिए मेरी हाथों की बनाई हुई स्पेशल कॉफ़ी। और अभिनव, आप भी कैसे बातें करने में लगे हैं? मेरे साथ चलिए। और तुझे काम था ना, जा, फिर मैं अभिनव को तुम्हारे बारे में बताती हूँ। वो उसकी बातें सुनकर वहां से सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगी। शिवा अपने सारे सामान को पैक कर चुका था और अपने बाबा से कहने लगा, आप जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूँ बाबा। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अपने बाबा से दूर, अपने दोस्त से दूर, अपने प्यार और उसकी यादों से दूर। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं कशिश को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो कभी नहीं कम होगा। मैं कल भी उसे चाहता था और आज भी चाहता हूँ। मेरी ये चाहत दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। क्या हुआ अगर मैं उसके लायक नहीं हूँ? प्यार पाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो रिश्ता है जिसमें इंसान अपने से ज़्यादा उस इंसान की खुशी की परवाह करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत करता है। प्यार पाने या फिर जीतने के लिए नहीं होती है, बल्कि प्यार में इंसान जीतकर भी खुद को हार जाता है। मेरा प्यार भी कशिश की खुशियों से बढ़कर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अभिनव को पसंद करती है और मैं उसे। अच्छा बाबा, मैं जग्गू से मिल लेता हूँ और बाबूजी से भी। तभी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुनने के बाद कशिश की आंखों में आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, और मुझसे बिना बोले ही दूर जा रहा है? तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ना शिवांश, मैं कौन होती हूँ? अब तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं रही ना। अगर मैं अभी नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि जिस बेस्ट फ्रेंड पर मैं इतना भरोसा करती हूँ, सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, वो तो मुझे यूं ही अकेला छोड़कर जा रहा है। मैं तो तुझसे बात करने आई, लेकिन तू जा अब। काका आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, अंदर आओ ना। बाहर कब तक खड़े होकर बात करोगी? मैं कुछ बताने आई थी। मेरी 3 दिनों में ही शादी हो जाएगी, उसके बाद तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और पीछे रह जाएंगी मेरी सारी यादें जो मैंने आपके साथ और अपने दोस्त के साथ बिताए थे। उसकी बातें सुनकर शिवा उदास होकर कहने लगा, क्या 3 दिनों में शादी? लेकिन इतनी जल्दी क्यों कशिश? तुझे मेरी चिंता क्यों होने लगी? अगर तुझे मेरी चिंता होती तो यूं बिना बताए अपना सामान पैक करके नहीं जाता। ठीक है काका, मैं चलती हूँ। वो बाहरी मन के साथ वहाँ गार्डन की ओर चली गई। गार्डन में लगे झूले पर वो अकेले बैठकर शिवा की बातों को याद करते हुए खुद से ही कहने लगी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाए हुए रखा। अगर मुझे इतना ही चाहते हो तो बताया क्यों नहीं? नंदिनी ठीक ही कहती है तुम्हारे बारे में। तुम कुछ कहो चाहे ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। लेकिन मुझे कभी तुम्हारी आंखों में वो सब क्यों नहीं दिखा जो औरों को दिखा? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे आज तुम्हारे साथ की जरूरत है। फिर क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? एक बारी सही, लेकिन मेरे सामने कह तो दो कि कशिश तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, बल्कि मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। लेकिन तुझे तो लगता है मैं अभिनव को पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भारी मन के साथ बैठी हुई कशिश बार बार शिवा की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पास शिवा आता है और उसके पास आकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। वो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर गुस्से से झल्लाते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ? मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मुस्कुराता हुआ भोला भाला सा चेहरा देखकर पिघल जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझसे सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। शिवांश, तूने सोचा भी कैसे मुझसे दूर जाने की? तो रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है ना कशिश? तू तो चली जाएगी उस अभिनव के साथ, उसके बाद मैं अकेला रह जाऊंगा ना? तू ही सोच, अकेले रहने से अच्छा है मैं कुछ करूं, इस काबिल बन सकूं कि बाबा गर्व से अपनी छाती ठोक कर कह सकें कि उनके बेटे ने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब तुम ही बताओ कशिश,
मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, जबकि मेरे यहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसकी आंखों में देखने लगी जैसे उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड शिवांश नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा हो। वो तो आवेश में आकर एक पल में ही कह डाला, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मैं कल सगाई कर रही हूँ अभिनव के साथ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना शिवांश। अगर मुझे कभी सच्चे दिल से बेस्ट फ्रेंड माना हो या फिर उस दोस्ती के रिश्ते से भी ज़्यादा चाहा हो, तो कल मेरी सगाई तुम अपनी आंखों से देखोगे। और साथ ही साथ मुझे किसी का होते हुए भी तुम्हें मेरी कसम। वो इतना बोलकर झूले पर से उठकर जाने ही वाली होती है कि सामने उसे अभिनव आते हुए दिखाई देता है। वो उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अभिनव तुम, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। बहुत कुछ कहना है मुझे तुमसे। क्या हम कल ही सगाई कर लें? अगर तुम्हें या फिर तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो क्या है ना, 3 दिनों में हमारी शादी है और मैं इस पल को भी जी भर के एंजॉय करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अभिनव के चेहरे पर से तो मुस्कान हट ही नहीं रही थी। वो इतना खुश था कि कशिश को अपने गले से लगाते हुए बोलने लगा, ओह कशिश, तुमने तो मुझे सच में बहुत बड़ी खुशी दे दी है। कल हमारी सगाई है और ये खबर सुनते ही मेरे मॉम और डैड तो खुश हो जाएंगे। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। कशिश उसके गले लगे हुए थी। वो अभी भी शिवांश की ओर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिसे सिर्फ शिवा ही देख रहा था। जैसे वो अभी बोल डाले, कशिश मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों से इजाज़त मांगनी होगी। मैं जानता हूँ कि वो अपनी बेटी का हाथ एक मामूली से नौकर के हाथों में कभी नहीं सौंपेंगे। कशिश अभिनव से अलग होकर बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे अम्मा जी के पास आती है। गार्डन में अब शिवा और अभिनव के अलावा कोई और नहीं था। अभिनव उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, तुम ही कशिश के शिवांश हो ना? हाय, मैं ही उसका बेस्ट फ्रेंड शिवा हूँ और आप उसके होने वाले पति। देखा था मैंने आपको उस रात जब आपने अपनी कार से मुझे टक्कर दे मारी, लेकिन आज आपको एकदम से अपने सामने देखा तो समझ में आया कि कुछ तो खास बात जरूर है आप में। इस वजह से ही तो कशिश आपसे शादी करने को तैयार हो गई। अच्छा, मैं भी तुम्हें शिवांश कह सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि इस नाम से मुझे सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही बुला सकती है। आप दूसरे लोगों की तरह मुझे शिवा ही कहें। ओके शिवा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे तुम्हारी ये आंखें बहुत कुछ कह रही हों, जैसे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए बेपनाह चाहत झलकती हो। लेकिन ये बेपनाह चाहत कहीं कशिश तो नहीं है ना? ऐसी बात है तो मुझे बता ही सकते हो। कशिश का नाम सुनते ही शिवा उसकी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। वो जान गया हो कि शिवा दिल ही दिल में उससे एक तरफा प्यार करता हो। लेकिन वो उसकी बातों को टालते हुए कहने लगता है, आपको ऐसा लगता है मिस्टर जिंदल कि मेरी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन ये आंखें झूठ भी कहती हैं ना? हो सकता है आपने जो देखा हो वो सच ना हो, लेकिन आपकी आंखों में मुझे खुशी की वो लहर साफ दिखाई दे रही है। आज सच में आपने अपनी मंजिल को पा लिया है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। वो क्या है ना, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, मुलाकात तो ज़िंदगी में हजारों से होती है, और मैं इतना खुशकिस्मत इंसान नहीं हूँ जिसकी मंजिल खुद उसे तलाशते हुए आ जाए। वो इतना कहकर गार्डन की ओर देखने लगा जिसमें अनगिनत फूल खिले हुए थे, लेकिन कुछ मुरझाए हुए से। वो उन मुरझाए हुई कली की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, मेरी किस्मत भी इन मुरझाए हुए फूलों की तरह है, क्योंकि ये तय है कि कोई भी कली खिलने के बाद मुरझाई जाती है। जैसे मेरी जिंदगी में आई हुई खुशियाँ चंद लम्हों की मोहताज होती हैं। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं रहा तो ऐसे ही पागलों की तरह बातें किए जाऊँगा। मुझे सगाई की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। शिवाब जाने लगा, लेकिन अभिनव उसे आवाज़ देते हुए रोकते हुए कहने लगा, तुमने आज मुझसे जो भी बातें कही हैं उसे सुनने के बाद कोई भी कह सकता है कि तुम्हारे दिल में ज़रूर कोई ऐसा शख्स है जिससे तुम प्यार करते हो, नहीं तो ऐसी बातें तुम नहीं करते। क्या कभी भी तुम्हें कशिश से प्यार नहीं हुआ? क्या कभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए एहसास नहीं जागे? बताओ मुझे। शिवा के कदम अचानक से रुक गए। वो उनकी ओर मुड़कर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है किसी और को? अगर मेरे दिल में किसी के लिए एहसास जागे हो तो। किसी को चाहना अगर प्यार है तो उसकी खुशियों के लिए अपना प्यार कुर्बान करना भी
किसी बेपनाह चाहत से कम नहीं होती है। मिस्टर जिंदल, आप क्या जानते हैं प्यार के बारे में, कि आपने किसी को इस तरह से चाहा है कि उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई ना दे। प्यार का मीठा दर्द महसूस किया है, उसके दूर जाने के नाम से कभी आपका दिल रोया है? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको किसी से प्यार हो गया है? पहली नज़र में हुआ प्यार प्यार नहीं, बल्कि एक अट्रैक्शन होता है, जिससे हम सामने वाले के प्रति एक खिंचाव महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शिवा अपनी बातें पूरी करके हवेली के भीतर चला गया। हवेली के भीतर आते ही वो देखता है कशिश मुस्कुराकर अपनी अम्मा जी के पास बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिवा पर पड़ी वो उदास हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दिल ही दिल से शिवा को चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं सकी, या फिर कहने का कोई मौका ही नहीं मिला। अम्मा जी शिवा को बुलाते हुए, अरे ओ निकम्मा, मैंने सुना है तू अपने बाप के साथ यहाँ से जाने वाला है। अच्छा है, चले जाओ यहाँ से, वैसे भी तुझे जाना ही होता। ये ले कुछ पैसे, तुम्हारे बाबा के पगार और कुछ तुम्हारे खर्चे के लिए, क्योंकि आज ना गणपति बप्पा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरी गुड़िया रानी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू इन दोनों को अपने साथ मुंबई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाने की, और गुड़िया रानी तू अभिनव के साथ जा, तब तक हम सब तुम्हारी सगाई की तैयारी में जुट जाते हैं। शिवा कशिश को देखते हुए कहता है, मैं कार निकालता हूँ अम्मा जी। ठीक है गुड़िया रानी, तुम तैयार हो जाओ और अभिनव के साथ जाओ। शिवा हवेली के बाहर कार के सामने खड़े होकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगा। तभी कशिश के चेहरे पर नाम मात्र की हंसी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही हो, या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश है अभिनव के साथ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार है। लेकिन कशिश जैसे ही कार में बैठती है, उसे ऐसा लगता है जैसे शिवा अभी उससे कहेगा, प्लीज ये शादी मत करो, हो सके तो मेरा इंतजार करना। लेकिन वो सिर्फ साइड मिरर से कशिश का चेहरा देखने लगा। अभिनव कार के अंदर बैठते ही मजाक करते हुए कहता है, तो ड्राइवर साहब, हमें एक ऐसे ज्वेलरी शॉप में लेकर चलिए जहां मेरी होने वाली दुल्हन के लिए वो सारे गहने मिल जाएं जो हमें पसंद आ जाएं। पता तो चलना चाहिए सबको कि अभिनव जिंदल की होने वाली दुल्हन आखिर देखने में कैसी है। पूरे शहर को मालूम होना चाहिए जिंदल खानदान की बहू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। शिवा अभिनव की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कार स्टार्ट करते हुए मार्केट की ओर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद शिवा अपनी कार को एक बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप के सामने रोकता है और उन दोनों को उतरने के लिए बोलकर खुद वहीं रह जाता है। शिवा ज्वेलरी शॉप के सामने खड़े होकर उसके ऊपर लगे हुए बैनर के नेम प्लेट को पढ़ने लगा। उसमें छपी हुई डायमंड नेकलेस को देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो आज कशिश के लायक होता तो शायद आज वो इस नेकलेस को उसके गले में पहनाता। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ शिवा के दर्द भरे आंसू भी साथ में बह रहे थे। उसकी नम आंखों में कशिश से जुदाई के गम को जितना कम कर सके उतनी वो कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान से मन ही मन में शिकायत भी कर रहा था, क्यों भगवान ऐसा क्यों किया? आपने बचपन से लेकर आज तक मैं कशिश से प्यार करता रहा बिना किसी स्वार्थ के। अरे मैं तो इस लायक भी नहीं कि अपना प्यार उससे इजहार कर सकूं। जब उसके लिए मेरे दिल में एहसास जगाए ही थे तो फिर अभिनव को हमारे बीच में क्यों लाए? कैसे रहूंगा मैं अपनी कशिश के बिना? ये सोच सोच कर मैं तिल तिल रोज मरता हूँ। बारिश में उसके पूरे कपड़े भीग चुके थे, फिर भी उसे चिंता थी तो सिर्फ कशिश की। तभी उसकी नज़रें शॉप पर पड़ी। वो कशिश के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कशिश अभिनव को शॉप में ही छोड़कर वो बाहर झांकते हुए देखती है तो शिवा अभी भी बारिश में खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहा है। वो उसके पास जाने लगी। उसे आते हुए देखकर शिवा छतरी लेकर उसके पास आते हुए बोलने लगा, कशिश तुम पागल हो क्या? अगर बारिश में आओगी तो भीग जाओगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले इस छतरी के अंदर आओ। तुम्हारी तबीयत का क्या? इस बारिश से इस तरह भीगते रहे तो तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी, और ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। क्यों इतना कर रहे हो मेरे लिए? मत करो और एहसान, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो शिवांश, क्योंकि मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। मैं चली जाऊंगी तब मुझे याद तो करोगे ना? कशिश बोलते बोलते रोने लगी। वो अपने आंसू छिपाए हुए मुस्कुराकर कहने लगी,
पागल, तू मुझे मिस तो करेगा ना, मुझसे मिलने तो यहाँ आओगे ना। लेकिन तुम जब भी आओगे मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ पहली बार हमारी दोस्ती हुई थी। शिवांश, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी खोना नहीं चाहती हूँ और ना ही कभी खो सकती हूँ। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तुझे मानती हूँ मैं। लेकिन जाना जरूरी है क्या शिवांश? रुक जाना मेरे लिए। शिवा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं रुक सकता हूँ मैं कशिश, तुम तो जानती हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बाबा के साथ हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अब और नहीं रुक सकता हूँ। लेकिन मेरी यही दुआ है कि तुम जिससे प्यार करो वो तुम्हें ज़रूर मिले। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी तक नहीं रुक सकता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो उसे छतरी देते हुए वहाँ से हटकर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। कशिश अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। अभिनव के आते ही कशिश उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, घर चलें, अब बारिश भी बहुत तेज बढ़ रही है। अभिनव, कार में बैठो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। शिवा ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करते हुए हवेली की ओर चल पड़ा। शाम से रात हो गई थी। सब लोगों के डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, क्योंकि अगले दिन कशिश और अभिनव की सगाई थी। लेकिन बेड पर लेटते ही कशिश की आंखों से नींद गायब थी। वो रह रह कर शिवा को ही याद कर रही थी। आंखें बंद करती तो उसका चेहरा सामने आ जाता। वो करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह मंदिर में गणपति बप्पा की महाआरती हो रही थी और घर के सारे लोग गणपति बप्पा की महाआरती में इतने लीन हो गए। एक एक करके सारे घर वाले महाआरती करने लगे। उसके बाद भोग लगाने के बाद अम्मा जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पुकारती हुई बोली, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा के सामने सब अपने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। दूसरी तरफ हॉल में पंडित जी सगाई के शुभ मुहूर्त के अनुसार कशिश और अभिनव दोनों को अंगूठी पहनाने की रस्म करवाने के लिए तैयार थे। अपने कमरे में सुर्ख गुलाबी रंग के लहंगे को पहनते हुए हमारी कशिश अपने गोल्डन जरी वर्क वाले दुपट्टे को पिन से सेट कर रही थी। उसे तैयार करते हुए देखकर नंदिनी की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। वो उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलने लगी, कशिश क्या हुआ? आज तुम्हारी सगाई है, पता भी है। हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अब सिर्फ मिस्टर और मिसेज जिंदल आने वाले हैं। अभिनव तो इतना उतावला है अपनी सगाई को लेकर कि वो सुबह से 5 बार शेरवानी बदल चुका है। बेचारा शिवा तो थक गया होगा, लेकिन उसके पागलपन को देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन आज तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? तू कुछ बोल नहीं रही ना? मेरा ध्यान ही नहीं था, कशिश ने कहा। नंदिनी उसकी आंखों में देखकर समझ गई थी कशिश इस सगाई से खुश नहीं है, लेकिन अम्मा जी की वजह से वो भी मजबूर थी। हॉल में अम्मा जी, सुमेर जी और आरती जी सारे घर वाले तैयार होकर मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। तभी एक लंबी सी ब्लैक कलर की कार जिससे मिस्टर और मिसेज जिंदल दोनों उतरते हुए सबकी ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे। तभी सामने से अभिनव, जो कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आने लगा। उसे देखते ही मिसेज जिंदल खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। अपने बेटे को गोल्डन जरी वर्क की शेरवानी में देखकर अपने पति से कहने लगी, मेरा अभी कितना सुंदर नजर आ रहा है। अभिनव उन दोनों के पास आते ही दोनों के पैरों को छूते हुए अपने डैड के गले लग गया। वो उनसे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोला, डैड, बहुत मिस किया मैंने आप दोनों को। कैसे हैं आप डैड? मेरा शेर बच्चे की स्माइल को देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मिस्टर जिंदल ने कहा। तभी मिसेज जिंदल अपने बेटे के सर को चूमते हुए कहने लगी, मेरा राजा बेटा को किसी की नज़र ना लगे। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, लेकिन फाइनली मेरे बेटे ने लड़की पसंद कर ली। वैसे वो लड़की बड़ी तकदीर वाली है जिससे तेरी शादी होने वाली है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मॉम डैड, आप दोनों पहले अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो उन दोनों को लेकर गेस्ट रूम में आता है और उन्हें बेड पर बिठाते हुए बोलने लगा, डैड, मैंने कशिश को देखा और एक बार में ही नहीं पसंद किया, बल्कि मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैंने उसे पहली बार कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में देखा था। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मैं फाइनल ईयर का। वो पल आज भी मुझे याद है। 2 साल पहले जब मुंबई के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज DR कॉलेज में शाम का वो हसीन पल, जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कॉरिडोर के सामने से गुजर रही थी और मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसकी एक फ्रेंड ने मुझसे आकर पूछा था
क्या आपको पता है फ्रेशर पार्टी कहाँ हो रही है? मैंने उसे इशारा करते हुए लेफ्ट साइड के असेंबली हॉल की ओर जाने को कहा। तभी मेरी नज़रें कशिश पर पड़ीं। ब्लैक इवनिंग गाउन पहने वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसके वो कर्ल किए हुए बाल उसके गालों को चूम रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। उसके अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा था मुझे। वो मेरे दिलो दिमाग पर ऐसे छा गई थी कि उसकी एक झलक देखने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और मुझे उससे दूर होना पड़ा। लेकिन मेरी डेस्टिनी फिर से उसके पास ले आई। वो ज़रा सी भी नहीं बदली मॉम, आज भी उतनी ही खूबसूरत है और अच्छी भी। बस इसलिए तो आपके बेटे ने उसे शादी करने के लिए हाँ किया। बस इतनी सी ही लव स्टोरी है मेरी। अब चलें मॉम, देर हो रही है। डैड चलें। अपने बेटे की बातों को सुनकर तो मिस्टर और मिसेज जिंदल हैरान रह गए। वो दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि उनके बिजनेसमैन बेटे को किसी लड़की से प्यार हो गया था, वो भी पहली नज़र में। सारे लोग हॉल में आते हैं। अभिनव अपने मॉम और डैड को सबसे मिलवाता है। वो लोग भी अम्मा जी और सारी फैमिली से मिलकर खुश होते हैं। लेकिन अभिनव की नज़रें कशिश को ही ढूंढ रही थीं। तरुण अभिनव को देखते हुए कहने लगा, जीजू मेरी कशिश दी ना तैयार होने में टाइम लगाती हैं। वो तो किसी फंक्शन में जाती हैं तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में। आज तो उनकी सगाई है, पूरे 5 घंटे लगाएंगी। आप अपने दिल को थाम कर रखिए। आपकी धड़कनों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब कैसे थाम लूँ अपना दिल? तरुण ये भी तो कशिश के आने का इंतजार कर रहा है, अभिनव ने कहा। सर्वेंट क्वार्टर में शिवा कशिश के दिए हुए शेरवानी को पहनकर तैयार था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी उसका दिल बैठा जा रहा था। पार्टी में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था उसका। लेकिन अपने बाबा की कही हुई बात को भी टाल नहीं सकता था। वो अपने कमरे से बाहर आता है और हवेली के अंदर आकर वो वेटर के साथ काम करने लगा। उसे काम करते हुए देखकर सुमेर उसके पास आते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोलने लगे, शिवा तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? तुझे तो अपने बाबा के पास होना चाहिए। वो ठीक तो है ना? बाबूजी, बाबा ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं मेहमानों को देखता हूँ, आप जाइए। अभिनव के माता पिता के पास शाम के 7 बजे हवेली के चारों ओर चहल पहल थी। पार्टी में आए हुए सारे लोगों की नज़रें अभिनव जिंदल पर ही टिकी हुई थीं। आखिर अम्मा जी की लाडली पोती कशिश चौहान की सगाई जो होने वाली थी, घर वालों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। वहीं अपने कमरे में उदास अपनी नम आंखों के साथ आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारती कशिश को देखते हुए नंदिनी उसे दिलासा देते हुए बोली, ओए अब क्या हुआ? कितना खुद को निहारेगी? तुम्हारे सपनों का राजकुमार उतावला हुआ जा रहा है कि उसकी दुल्हन उसे सगाई करेगी भी या नहीं। चलना कशिश, देख मैं तुझे ऐसी रोनी सूरत में नहीं देख सकती हूँ। तो क्या करूँ मैं ये सगाई अपनी खुशी से नहीं बल्कि जिद में आकर कर रही हूँ। तू जानती है ना मेरे दिल में क्या है? कशिश नंदिनी की ओर देखते हुए नंदिनी उसकी बातों को सुनकर उसे समझाते हुए कहती है, जानती हूँ, लेकिन हमारे बस में क्या है बता मुझे। तू बोले चाहे ना बोले, लेकिन तुम्हारी ये आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तू मान चाहे ना मान, लेकिन तुम्हारे इस दिल में शिवा ने अपनी जगह बना ली है। तू प्यार करती है बस। आज तक अनजान थी इस बात से, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। सारे घर वाले, अभिनव और उसके पेरेंट्स सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। अब चल भी। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कशिश की आंखें अगर किसी को ढूंढ रही थीं तो वो था शिवा। उसकी एक झलक पाने के लिए वो इतनी बेचैन थी। नंदिनी हौले से उसके कान में धीरे से कहती है, मेरी प्यारी बहना, देख कैसे तुम्हारा दीवाना तुम्हें ही देख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी दौड़कर तुम्हारे पास आएगा और मुझसे तुम्हारे हाथ छुड़ाकर तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा। हाय, ये माहौल कितना रोमांटिक हो जाएगा ना। मेरे मन में गुदगुदी होने लगी है। ऐसी फिजूल बातें तुम ही कर सकती हो, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ उसे तलाश कर रही हैं। वो कहाँ है बता मुझे। कशिश गुस्से में आकर कहने लगी। लेकिन दूर से ही शिवा कशिश को देख रहा था। वो उसे नज़र भर कर देखने के बाद जैसे ही कशिश की नज़र उस पर पड़ती है, वो पर्दे के पीछे जाकर छिप गया और अपनी नम आँखों के साथ अपने मन में ही कहने लगा, आज तुम्हें जी भर के देख लिया है मैंने। मुझे अब कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत ही खुश हूँ मैं।
तुम्हें ऐसे सजे हुए देखकर, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए चोरी छिपे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल पूर्णिमा की चांद की तरह। तुम्हें कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। मैं तुम्हारे संगीत और मेहंदी की रस्मों के होने के बाद ही चला जाऊंगा, इतनी दूर कि तुम्हें मेरी परछाई भी नजर नहीं आएगी। सारे लोगों की नज़रें कशिश पर पड़ती हैं। उसे गुलाबी रंग के लहंगे में देखकर तो अभिनव तो अपने गाल पर हाथ रखते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, हाय कितनी खूबसूरत है ये, दिल कर रहा है अभी इसके साथ 7 फेरे ले लूं, और सब्र नहीं कर सकता। वो सबके बीच में आती है और अभिनव को देखकर वो झूठ मूठ का मुस्कुराने लगी। अभिनव अपने मॉम डैड से मिलवाते हुए कहता है, कशिश ये मेरी मॉम और डैड हैं। वो उन्हें देखकर दोनों के पैर छूती है। मिस्टर और मिसेज जिंदल कशिश को आशीर्वाद देते हैं। नंदनी भी उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सुमेर जी और आरती जी जैसे अपनी बेटी को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आए। आरती जी अपने पति की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या बात है सुमेर, आप कशिश को देखते ही आपकी आंखें भर आईं। अपनी नन्ही सी गुड़िया रानी को देख रहा हूँ, इतनी जल्दी सगाई और फिर कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। फिर पता नहीं कब देख पाऊंगा मैं अपनी बेटी को जी भर कर। प्यारी लग रही है ना कितनी। सुमेर जी की बातों को सुनकर आरती जी भी इमोशनल हो गई थी, उनकी आंखें भर आईं। पंडित जी के शुभ मुहूर्त के अनुसार सगाई का इंतजार खत्म हुआ। तरुण स्टेज पर आकर अपने हाथ में माइक लेकर कहने लगा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सबकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन शाम है। आज मेरी बहन मिस कशिश चौहान की सगाई इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन अभिनव जिंदल के साथ होने जा रही है। तो आप सब लोग का उन दोनों की खुशियों में शामिल होने के लिए आप सभी का वेलकम, और उन दोनों को अपना ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सुमेर जी और आरती जी अम्मा जी के साथ ही थे। जिंदल अपने बेटे को डायमंड रिंग देते हुए बोले, अब पहना दो मेरी होने वाली बहू को ये अंगूठी, ताकि ये हमेशा के लिए हमारे घर की अमानत बनकर ये जल्दी से आ जाए। वो उनके हाथ से अंगूठी लेकर कशिश को पहनाने के लिए उसके हाथ को आगे बढ़ाने को कहता है, लेकिन कशिश का ध्यान तो कहीं और ही था। अम्मा जी उसके हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ है गुड़िया रानी? अभिनव कब से तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए तैयार है, अपना हाथ बढ़ाओ, और कितना इंतजार करवाओगी? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अभिनव उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। सारे लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। अब कशिश की बारी थी अभिनव को रिंग पहनाने की। नंदिनी उसे रिंग देते हुए बोली, अब क्या सोच रही है? तेरा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है, पहना दो इन्हें रिंग। कशिश जैसे ही रिंग को लेकर अभिनव को पहनाने वाली होती है, वो तो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। सारे लोग कशिश का चेहरा देखने लगे। कशिश रिंग को ढूंढने लगी और साथ ही साथ नंदिनी भी, लेकिन दोनों में से किसी को भी रिंग नहीं मिली। तभी शिवा अपने हाथों में रिंग लिए हुए कशिश से कहता है, कशिश ये रही रिंग। वो रिंग को लेकर उसकी ओर देखने लगी। उसका उदास चेहरा अपनी नजरें झुकाए हुए वो जाने लगा, तो अभिनव उसे रोकते हुए बोला, शिवा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो कशिश के बेस्ट फ्रेंड हो ना, अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगाई को नहीं देखोगे? नहीं सर, मैं मेहमानों की खातिरदारी कर रहा हूँ, आप हो ना उसके साथ, मैं रहूँ या ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मैं इस घर का नौकर हूँ। शिवा की बातें कशिश के दिल को चुभ गईं। वो रिंग अभिनव की उंगली में पहना देती है। नंदिनी खुश होते हुए बोली, अब आप ऑफिशियल हमारे जीजू बन ही गए हो, तो इसी खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है ना। वो मिठाई की ट्रे लेकर आती है और सबका मुंह मीठा कराने लगी। एंगेजमेंट की खुशी में मिस्टर जिंदल अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और कशिश अपने पापा के गले से लग जाती है। अभिनव कशिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी के एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वो तो बस सबको देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। अभिनव उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आता है और तरुण से कहकर रोमांटिक सॉन्ग प्ले करवाते हुए कशिश के साथ डांस करने लगा। डांस करते हुए कशिश अपने मन में सोचते हुए बोली, क्या करूं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं अभिनव। आई होप तुम मुझे समझोगे। अगर मेरी शादी तुमसे हो गई
तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड शिवांश को चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हारा दिल तोड़ रही हूँ अपनी बातों से, लेकिन मेरा ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि कशिश चौहान अगर किसी से प्यार करती है तो वो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड शिवांश पुरी है। वो चाहे जहाँ भी चला जाए, वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। उसे ऐसे खोए हुए देखकर अभिनव अचानक से ही उससे पूछ बैठा, डू यू लव मी? क्या कहा तुमने? कशिश अनजान बनते हुए उससे पूछती है। वो बिना कुछ बोले अपना हाथ छुड़ाकर कमरे की ओर चली गई। अभिनव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कशिश उसके क्वेश्चन को सुनकर शर्मा गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो इसलिए डांस फ्लोर से चली गई क्योंकि उसे अभिनव के साथ घुटन महसूस हो रही थी। वो उससे जिस तरह से बातें करता, उसे देखता, बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता, कशिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि कल सुबह गणपति विसर्जन के बाद वो उसे बता देगी कि वो उससे नहीं बल्कि शिवांश से प्यार करती है। अगली सुबह चौहान हवेली में शंख की गूंज से पूरे माहौल में रौनक छा गई थी। गणपति की आरती हो रही थी। अम्मा जी और घर वालों के साथ जिंदल परिवार भी शामिल होकर गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। बस्ती के पंडाल में आज गणपति बप्पा के महाआरती के बाद विसर्जन की तैयारी हो रही थी। शिवा अपने दोस्तों के साथ खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल का हाल को सिर्फ जग्गू जानता था। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शिवा क्या तू हवेली नहीं जाएगा? यहाँ कुछ ही देर में गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए ले जाया जाएगा। फिर क्या करेगा तू यहाँ? मुझे नहीं पता, बस आज की रात कट जाए किसी तरह। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही मैं चला जाऊंगा अपने बाबा को लेकर यहाँ से दूर, सबसे दूर। अच्छा ये सब छोड़, मोदक चढ़ाया था ना तूने, तो फिर मुझे प्रसाद मिलेगा भी या नहीं? पिछले साल मैं यहाँ आऊँगा या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन तू हमेशा से मेरा जिगरी यार था और रहेगा। शिवा अपनी बातें बोलते हुए उसके मुंह में मोदक डाल देता है। मोदक खाते हुए जग्गू की आंखों में आंसू आ गए। वो शिवा के गले लगकर कहने लगा, तूने तो आज मुझे इमोशनल कर दिया शिवा। दोस्त हो तो तेरे जैसा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तेरे जैसा ना हो, क्योंकि तूने अपनी दोस्ती निभाई और अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला करके छोड़कर जा रहा है। वो उससे अलग होकर दूसरी ओर चला गया। अपने कमरे में बैठी हुई गुमसुम कशिश को देखकर नंदिनी अपना सर पीटते हुए बोली, अब इसे कैसे समझाऊं मैं? ओह ये लड़की सच में एक दिन मुझे अम्मा जी के हाथों से मुझे मरवा कर रहेगी। कब तक गुमसुम रहेगी बोलना? मैं अपनी खुराफाती बहन को मिस कर रही हूँ कशिश। वो मुझे कशिश चाहिए जो दिन भर बक बक करती रहती थी, अपनी बातों से मुझे परेशान करती रहती थी। ये प्यार भी ना अजीब किस्म का होता है, अच्छे खासे इंसान को भी पागल बनाकर रख देता है। एक अलग ही दुनिया होती है प्यार करने वालों की, जिसे न दुनिया की फिक्र और न ही अपनों की। वो तो अपनी ही बेगानी दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे कि मेरी बहना। कशिश उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और उसे अपने पास बुलाते हुए बोली, देख सारे लोग गणपति विसर्जन में लग गए हैं और तू मेरा एक काम करेगी? अभिनव ने अभी अभी मुझे मैसेज करके बुलाया है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पापा के साथ घाट पर जा रही हूँ। आज इतना बड़ा दिन है, फिर अगले साल हमारे घर आएंगे गणपति बप्पा। चल नीचे सारे लोग घाट पर गणपति विसर्जन करने के बाद थके हारे घर आते हैं और फिर बिना आराम किए काम में लग गए। अम्मा जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए सारे नौकरों को आदेश दे रही थीं और साथ ही साथ सुमेर जी को भी उनके काम समझाते हुए बोली, देख सुमेर, फूल वाले को कह दिया ना, और वेडिंग प्लानर को भी आज ही बोल दो कि वो आज से क्या अभी से ही सब जगह को सजा दे। आज ही तो हल्दी की रस्म के साथ साथ मेहंदी और संगीत भी होगी और कल शादी। कितना सारा काम है। तुम्हारा बड़ा बेटा राजन अब आएगा भी नहीं लगता है। वो छोड़, अब जा काम कर। और तुम बड़े होकर क्या मुंह देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम पर। हे देवा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सारे नौकर अपने अपने काम में लग गए। सुमेर जी भी अपने सारे गेस्ट, बिजनेस पार्टनर और सगे संबंधियों को कॉल करके इनवाइट करने लग गए।
आरती जी भी शादी की शॉपिंग में जुट गईं। दोपहर के 3 बजे हॉल में घर के और पड़ोसियों की सारी औरतें आंगन में बैठकर मंगल गीत गा रही थीं और अभिनव के हल्दी की रस्म भी हो रही थी कि सारे बड़े अभिनव को हल्दी लगाने की रस्म कर रहे थे। अम्मा जी के साथ साथ आरती जी और नंदिनी के साथ साथ तरुण भी वहीं था। सीढ़ियों से उतरते हुए कशिश को जैसे ही शिवा देखता है तो बस देखते ही रह गया। पीले रंग के लहंगे को पहने हुए कशिश और फूलों की ज्वेलरी से सजी हुई अपने लंबे बालों की चोटी के साथ उसकी आंखों में भरे हुए काजल, माथे पर छोटी बिंदी उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। वो जैसे शिवा की ओर बढ़ रही थी। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। वो शिवा के पास आकर शिकायत करते हुए बोली, कहाँ थे तुम? गणपति विसर्जन में तो हम दोनों हमेशा साथ जाते थे ना, फिर इस साल तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? आखिर तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहने लगे हो? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? क्या मेरी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया है? तो माफ़ी मांग लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कशिश, ऐसा मत कर, मुझे बस्ती जाना था इसलिए। अच्छा मैं चलता हूँ हॉल में। आज अभिनव जिंदल ने खुद मुझे इनवाइट किया था कि मैं उनके सारे रस्मों में आऊं। वो जानबूझकर झूठ बोलकर जाने ही लगा कि कशिश उसे रोकते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ? नहीं बताएगा मुझे, ऐसे मुझसे छिपते रहता है तू, लेकिन मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। वो कुछ बोलता उससे पहले सुमेर जी वहाँ आ जाते हैं और शिवा को देखते हुए बोले, कहाँ थे तुम और तुम्हारे बाबूजी? शिवा, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, कितना सारा काम है। हल्दी की रस्म होने के बाद सारे मेहमानों और पड़ोसियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। और हाँ, वेडिंग प्लानर वाले को बोल शादी के मंडप अच्छे से सजाएं और जल्दी जा। ठीक है बाबूजी, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। कशिश नंदिनी के साथ आंगन में चली जाती है जहाँ उसकी हल्दी की रस्म होने वाली थी। इधर शिवा अपने कामों में लग गया। बाहर सारे सर्वेंट वेडिंग प्लानर को उनका काम समझाने के बाद वो अपने कमरे में आता है और अपने बाबा से कहने लगा, ये क्या बाबा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वो मैं ये देख रहा था कि अच्छा ये बात को छोड़ो, मुझे मालिक ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन शिवा, तूने इतने महंगे कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों पहने हैं का क्या मतलब? आज सारे रस्म हो रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी का दिन है और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तू नहीं समझेगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता रखा है, कर लेना। और हाँ, तुम्हारे सामान के साथ मैंने अपना सामान भी पैक कर दिया है। इतना कहकर वो चले गए। शिवा नाश्ते की प्लेट लेकर खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, सामने नंदिनी उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और तू यहाँ है। नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो चुकी है, तुम्हें तो सारी लड़कियों के साथ बैठकर मेहंदी लगानी चाहिए और तुम मुझे डांट लगाने आई हो। शिवा की बातों को सुनकर नंदिनी गुस्से में बोलने लगी, तुझे तो पता है मुझे मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता और ना ही सजना संवरना, फिर क्यों बोल रहे हो मुझे? ओह, मैं ये कैसे भूल गया, तू लड़की थोड़े ना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं लड़की नहीं हूँ। अरे गुस्सा क्यों करती है? मेरे कहने का मतलब है तू लड़की है, लेकिन सबसे अलग है तू। अच्छा, अपना हुलिया तो ठीक करके रख। अंधेरे में अगर कोई लड़का तुझे देख ले तो उसे लगेगा नंदिनी नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। नंदिनी उसकी बातों से चिढ़ते हुए बोली, शिवा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक तू, तुझे तो आज मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम नंदिनी नहीं। कहाँ भाग कर जाएगा? शिवा आगे आगे भाग रहा था और नंदिनी पीछे। तभी सामने अम्मा जी दिखाई देती हैं। शिवा एकदम से शांत होकर उनके सामने खड़ा हो गया। नंदिनी अम्मा जी को न देखकर वो हंसते हुए शिवा से कहने लगी, अब भागकर कहाँ जाएगा बच्चू? तभी शिवा अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहता है तो नंदिनी सामने देखती है तो अम्मा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। वो अपना सर झुकाए हुए सहमी आवाज में बोलने लगी, अम्मा जी, वो मैं शिवा को कोई काम बताने आई थी। मैं वही बताने के लिए इसका पीछा कर रही थी, तो बता दिया ना क्या काम था। बोलना, अब क्या सांप सूंघ गया तुझे? नंदिनी, कुछ कह रही हूँ मैं। घर की जवान लड़की ऐसे नौकर के बेटे के पीछे पीछे भाग रही है, ये शोभा नहीं देता है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शर्म नाम की चीज है या नहीं तुझ में? अब खड़े होकर मेरा मुंह मत ताक, जाकर देख अपनी बहन को, मेहमानों से मिल और अपना हुलिया सही करके जाना। वो सर झुकाए हुए बोली, जी अम्मा जी। नंदिनी के जाते ही शिवा भी जाने लगा
तो अम्मा जी उसे डांटते हुए बोलीं, वैसे कब जा रहा है तू अपने बाप को लेकर? तूने तो कहा था कि चला जाऊंगा, अब क्या अलग से बोलना पड़ेगा मुझे? मेरी पोती के बारे में ऐसा वैसा कभी सोचना भी मत, नहीं तो क्या करूंगी ये तो तू अच्छे से जानता है। तू अब जाकर देख, जहाँ संगीत होगी वो स्टेज तैयार हुआ है या नहीं। जी अम्मा जी, अभी जा रहा हूँ। वो अम्मा जी की बातों को सुनकर जाने लगा, लेकिन अपने मन में सोचते हुए बोलने लगा, अम्मा जी आप मुझे अभी भी नहीं जान सकी। मैं यहाँ सिर्फ बाबूजी और आरती माँ की वजह से रहता हूँ, और सबसे बड़ी वजह मेरी दोस्त कशिश है। लेकिन अब वो भी चली जाएगी, कल सुबह ही जा रहा हूँ मैं। संगीत का स्टेज को तैयार करते हुए देखकर वो वहीं खड़े होकर एकटक शादी के मंडप को देखने लगा। उसके कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है। वो अपने साइड में देखता है तो कोई और नहीं बल्कि अभिनव था, जिसके चेहरे से स्माइल हटी नहीं रही थी। वो उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान लिए हुए बोलने लगा, आप यहाँ? अभिनव उसकी ओर देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ देखा, बस इसी वजह से तुमसे मिलने आ गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलिए ना। सच बताऊं तो मुझे तुमसे जलन होने लगी है। तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी कशिश जैसी लड़की तुम्हारी दोस्त है। वो अब भी मुझसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचती है। वो कल मेरी बन जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन वो अब भी तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती है। आखिर क्या जादू है तुम्हारे में जो सिर्फ उसे दिखाई देता है, किसी और को नहीं। शिवा अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और मंडप की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मंडप आप दोनों के लिए ही बनाया जा रहा है, जहाँ पूरे रीति रिवाज से पंडित जी आप दोनों की शादी कराएंगे और कशिश आपकी हो जाएगी। उस पर अगर किसी का हक होगा तो सिर्फ आपका। जिंदल साहब, वो आपकी वाइफ बन जाएगी। फिर भी आपके मन में एक डर सा बैठ गया है। आपको लग रहा है शायद मेरी दोस्ती के सामने आपका प्यार छोटा पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, तो फिर वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कशिश मुझसे प्यार करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो एक बार भी मुझसे ये तक नहीं कहने आई कि अभिनव मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो तो मुझसे बात ना करने के बहाने ढूंढती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स कर रहा हूँ। अभिनव की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कशिश अभिनव से शादी करना ही नहीं चाहती है। क्या ये सच है? तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, शिवा, अरे ओ शिवा, सुनाई नहीं देता है क्या? वो पीछे मुड़कर देखता है तो घर का एक नौकर जो उसके बाबा के ही उम्र के थे, वो उन्हें देखते हुए बोला, काका मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो अभिनव की ओर देखकर फिर आंगन के नीचे फर्श पर फेंके हुए एक मुरझाए हुए फूल को उठाते हुए बोलने लगा, मैं तो इस मुरझाए सूखे फूल के बराबर भी नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी में, और आप उसकी ज़िंदगी में आने वाले हो एक नए गुलदस्ते के रूप में। तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन हुआ, आप या मैं? अच्छा, मुझे काका बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ। अभिनव अपने हाथों में उस फूलों को देखता है और उसे फर्श पर फेंक देता है। तभी एक नौकर उसके सामने ही उसे सूखे मुरझाए फूलों को उठाकर अभिनव से कहने लगा, साहब ये फूल बहुत बेशकीमती हैं, इसकी कद्र करना चाहिए, क्योंकि ये तो आखिर फूल ही हैं ना जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। ये सूखे जरूर हैं, लेकिन इसकी महक अभी तक गई नहीं है। वो उन सारे मुरझाए फूलों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी टोकरी में भरकर चली गई। अभिनव सब कुछ सुनने और समझने के बाद खुद से ही कहने लगा, तुम्हें जो समझाना था मैं अच्छे से समझ गया। तुम कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं, बल्कि एक खिलता हुआ गुलदस्ता हो जिसकी महक कभी भी कम नहीं होती है। और मैं एक बेशकीमती फूल की तरह जब बहुत ज़रूरी हो तभी उसे याद किया जाता है दोस्त। मैं अच्छे से समझ गया। कशिश शिवा से अकेले में बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। न उसे अपने भूख की फिक्र हो रही थी और न ही अपने प्यास की। वो तो अपने हाथों में शिवा के नाम की मेहंदी लगाए हुए वो अपने ही कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि आरती जी उसके कमरे को नॉक करते हुए बोली, कशिश, मॉम आप यहाँ, क्या हुआ? अब क्या मैं अपनी बेटी को देखने भी नहीं आ सकती हूँ? अच्छा, ये रही तुम्हारी ड्रेस, इसे अभी पहनकर तैयार हो जाना। अभिनव के मॉम और डैड आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ तुझे देखने के लिए। लेकिन क्यों माँ? आरती जी अपनी बेटी के पास बैठकर उसे देखते हुए बोलने लगी, अब क्या मैं अपनी बेटी के पास भी नहीं आ सकती हूँ? कल तो तुम्हारी विदाई हो जाएगी ना। आज की रात तू यहाँ
रहेगी। उसके बाद हमेशा के लिए अभिनव के पास अपने ससुराल में वो अपनी माँ की गोद में सर रखते हुए बोली, माँ मैं एक बात बोलूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे अभिनव नहीं कोई और पसंद है जिसे मैं प्यार करती हूँ। आरती जी अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गईं। वो उसे समझाते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना बेटा, घर में तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है और तुम ये फिजूल भरी बातें सोच रही हो। अच्छा अब तैयार हो जाओ, संगीत का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तुम्हारी अम्मा जी तो तैयार होकर मिस्टर और मिसेज जिंदल के साथ तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी तो तैयार होना है, मैं नंदिनी को भेज देती हूँ। वो अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो कशिश एक नज़र अपने सामने रखे हुए ड्रेस पर डालती है और मन ही मन में कहने लगी, मुझे किसी भी तरह इस शादी को रोकना ही होगा। मैं अपने दिल की बात शिवा को बताकर रहूँगी और अपने दिल में नहीं दबाकर रख सकती हूँ। इस शादी से हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंदिनी अपने पिच कलर के लहंगे को पहने हुए, माथे पर मांग टीका सजाए हुए, दोनों हाथों में चूड़ियाँ और कानों में बड़े बड़े झुमके, वो अपनी हील सैंडल पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरी रही थी। तरुण उसे रोकते हुए बोलने लगा, नंदिनी दी, काजल है क्या? क्यों भाई? क्योंकि बहुत जल्दी आपको नजर लगने वाली है। मुझे और नजर? क्या बोल रहा है तू? जाकर देख बाहर, ऐसे हीरो बनकर पता नहीं कहाँ जाएगा। इतनी जल्दी कोई लड़की नहीं मिलेगी तुझे, जाकर फिर से तैयार होकर आ। नंदिनी के ऐसा बोलते ही उसका चेहरा उतर गया। वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए वो कशिश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी वो देखती है शिवा अपने हाथों में फूलों की भरी टोकरी को लेकर कहीं जा रहा था। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, शिवा तूने बताया नहीं कैसी लग रही हूँ मैं? नंदिनी मुझे ना बहुत काम है तुझे देखने के अलावा, और हाँ तू चाहे जितनी भी तैयार हो जाए, कितना भी मेकअप कर ले, लगेगी तू चुड़ैली। एक बार देख तो सही। वो मुड़कर उसे देखने ही वाला होता है कि उसे ठीक अपने सामने कशिश दिखाई देती है जो सज धज कर पूरी तरह से तैयार थी। शिवा उसे देखता ही रह गया। दोनों की आंखें एक दूसरे को ही देख रही थीं। तभी नंदिनी अपनी चुटकी बजाते हुए बोली, तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? अभिनव भी ना, जब देखो तब वो तुम्हारा नाम लेता रहता है। कब का तैयार होकर बैठा है? अब चल मेरे साथ, मैं तुझे ही लेने के लिए आने वाली थी। वो शिवा को देखते हुए बिना कुछ बोले जाने लगी। शिवा उसे देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता है। हेलो शिवा, कहाँ है तू? जग्गू तुम इतनी शाम को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम्हारी टिकट कंफर्म हो गई है कल सुबह की। तुम सच में जाना चाहते हो ना? हाँ, अब और नहीं रुक सकता हूँ। अच्छा तू मेरे साथ स्टेशन तक तो आएगा ना? क्योंकि एक तू ही तो है जिसने अपनी यारी दिलो जान से निभाई है। आऊँगा, लेकिन तुझे भी एक वादा करना पड़ेगा। तू बोल तो, तेरे लिए कुछ भी। अपने दिल की बात कशिश मैडम को बताकर जा, क्योंकि कब तक अपने दिल की बात सीने में दबाए रखेगा? बोल देना एक बार। वो अपनी नज़रें घुमाकर स्टेज की ओर देखता है जहां कशिश और अभिनव अपनी फैमिली वालों के साथ डांस कर रहे थे। उसके चेहरे की हंसी को देखकर वो जग्गू से कहने लगा, आज वो इतनी खुश है कि उसे ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे वो हर्ट हो। वो हमेशा से मेरी दोस्त थी और दोस्ती रहेगी, क्योंकि अगर हमारे प्यार की कहानी को पूरी होनी होती तो हमारे बीच अभिनव नहीं आता, और मेरे दिल में उसके लिए जो एहसास हैं वो उसके दिल में भी होते यार। जग्गू के बार बार समझाने के बावजूद भी शिवा अपनी बातों पर अडिग रहा। वो जानता था इतना आसान नहीं है किसी के सामने अपने दिल की बात कहना, वो भी उसके सामने जिससे आप एक तरफा प्यार करते हों। स्टेज पर सारे घर वालों के साथ साथ मिस्टर और मिसेज जिंदल भी परफॉर्म कर रहे थे। सबके चेहरे की खुशी को देखकर एक पल के लिए कशिश ये भूल गई थी कि उसे शिवा से कुछ बात करनी है। शिवा स्टेज के नीचे खड़े होकर वो वेटर के साथ कुछ बातें ही कर रहा होता है कि कशिश की नज़रें उस पर पड़ीं। वो उसके चेहरे को देखकर बेचैन हो उठी। वो अपने आप को रोक नहीं सकी उसके पास आने से। वो स्टेज से दौड़ते हुए शिवा की ओर बढ़ने लगी। शिवा उसे अपनी ओर आते हुए देखता है। वो तो उसे अपने पास आते हुए देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। वो उसके पास आकर उसके सीने से जा लगी और उससे अलग होकर बेफिक्र होकर बोलने लगी, आज मुझे अपने दिल की बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ना अम्मा जी, ना पापा, ना माँ, ना अभिनव।
आज तुमसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ। बहुत सारी बातें अपने सीने में दबाए हुए हूँ जो आज मैं कहने वाली हूँ। अब और ये एहसास नहीं छिपा सकती हूँ तुझसे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जितनी मैंने खुद से भी नहीं की। प्लीज़ शिवांश, मुझे छोड़कर मत जाओ। शिवांश के साथ साथ सबके चेहरे देखने लायक थे। वो फिर से उसके सीने से जा लगी। शिवांश की आंखें भर आईं। वो कशिश के सर को चूमते हुए बोलने लगा, हर लम्हा हर पल टाइम मैंने अगर सोचा तो सिर्फ तुम्हारे बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में। मेरे लिए मेरी कशिश ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे जाने के नाम से बहुत डर गया था मैं। कशिश बहुत डर गया था। वो अभी भी शिवा को अपने गले से लगाए हुए थी और फपक फपक कर रो रही थी। शिवा उसे गले लगाए हुए बोलने लगा, मैं तुम्हें खोने से डरता था कशिश। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुद से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। वो उसके माथे को चूम लेता है। तभी कशिश को कोई आवाज़ लगाने लगा, कशिश कशिश। उसका ध्यान टूटता है। वो खुद को अभिनव की बाहों में पाती है। खुली आंखों से वो सपना देख रही थी, वो सपना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता है। मैं भी कितनी पागल हूँ। शिवांश तो मेरे सामने है और मैं उसे इमेजिन कर रही हूँ। काश ये सपना नहीं सच होता। काश तुम मेरे होते। काश कि ये हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाता। काश तुम मेरे दिल का हाल समझ पाते। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। मेरे दिल का हाल समझो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता है? तभी नंदिनी उसके पास आते हुए कहने लगी, कहाँ खोई खोई सी है, किसके ख्यालों में? अभिनव तो तुम्हारे साथ ही है। वो अभिनव को देखती है, फिर उससे अलग होकर खुद को संभालते हुए बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। संगीत का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। सारे लोग खाना खाने के लिए हॉल की तरफ चले गए थे। कशिश जैसे ही अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो अभिनव उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कशिश? तुम होती तो मेरे साथ हो, फिर भी इतनी दूर दूर क्यों भागती हो? बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? वो उसकी ओर देखते हुए बोली, अगर मैं बोलूँगी तो तुम सुन नहीं पाओगे, तो ना ही सुनो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे, तो कि तुम उसका जिक्र भी मेरे सामने नहीं कर सकती हो? कौन है वो जिसके बारे में तुम दिन रात सोचती रहती हो? कौन है जिसके ख्यालों में इस तरह बसा लिया है तुमने कि उसके अलावा तुम्हें कोई नजर नहीं आता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बिना कुछ बोले ही जाने लगी। नंदिनी उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है, कशिश रुक जा, कशिश मेरी बात तो सुन। वो अपने रूम में आकर बेड पर लेटकर रोने लगी। वो रोते हुए खुद से कहने लगी, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शिवांश है, मेरे बचपन का दोस्त, जो हमेशा मेरा साथ देता था, जिसके बगैर मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कोई नहीं समझता है मुझे। क्यों शिवांश, क्यों तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती हूँ, फिर भी यहाँ से मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हो। चौहान फैमिली अपने गेस्ट को विदा करने के बाद घर के अंदर आती है। गेस्ट हाउस के एक कमरे जिसको बाहर से डेकोरेट किया गया था, उस कमरे के अंदर बेड पड़ा हुआ था। अभिनव अभी भी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर कशिश उसे सच क्यों नहीं बता रही है। वो जिससे प्यार करती है वो है कौन? क्या मैं उसे जानता हूँ? अब मुझे भी शादी को लेकर सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ वो तो किसी और से। इस रिश्ते को जोड़ने से पहले मुझे सारी सच्चाई जाननी चाहिए और सिवा से अच्छा मुझे कोई और नहीं बता सकता है। कल सुबह ही मैं उससे बात करता हूँ। सारी बातें जानने के बाद ही मैं कशिश से शादी करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। सारे लोगों के जाने के बाद और घर वालों के खाने के बाद शिवा अपने बाबा के लिए खाना लेकर जाने ही वाला था। नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो खाने की प्लेट को लेकर जा ही रहा था कि सामने नंदिनी को गुस्से में देखकर वो हंसते हुए बोला, अब ऐसे लाल बंदरिया की तरह मेरे सामने खड़े होकर क्या कर रही है? ये बता, तूने खाना खाया? बाबा को देकर आता हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगा। बस यही पूछना था ना तुझे, या फिर कोई काम है तुझे मुझसे? ज़्यादा स्मार्ट मत बन और ये प्लेट दे मुझे। और कशिश तुझे बुला रही है। वो हिचकिचाते हुए, मुझे? हाँ तुझे।
क्यों, डर लग रहा है उससे? आज पहली बार उसके कमरे में जा रहा है तू, या फिर तुझे गोद में उठाकर लेकर चलूं? बोल। नंदनी, तू एक लड़की है तो लड़कियों की तरह बातें करना। ऐसे बोलती है ना जैसे गली के टपोरी बोलते हैं। क्या काम है मुझसे कशिश को? वो मुझे नहीं मालूम, तू जाएगा तो तुम्हें बता सकती है। वो उसके हाथ से खाने की प्लेट लेकर चली गई। सिवा कशिश के कमरे के बाहर खड़े होकर उसके कमरे को धीरे से नॉक करता है। कशिश बिना उसकी ओर देखे हुए बोली, एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है नंदनी, तू फिर आ गई मुझसे कहने को कि खाना खा लूं। कोई नहीं समझता है मुझे, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हें, मुझे फिक्र है तुम्हारी कशिश। सिवा की बातें सुनते ही वो दरवाजे के सामने देखती है। सिवा खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास आती है और रोते हुए उसके गले लग गई। ऐसे झटके से आकर कशिश का उसके गले लगना सिवा के दिल की धड़कनों की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कशिश की छुअन को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे खुद से अलग करते हुए बोला, कशिश क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? मुझे भूख नहीं लगी है, तुमने खाया? हाँ खा लो। और हाँ, ऐसे रोती रही तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी और शादी के टाइम अभिनव जब तुम्हारा चेहरा देखेगा तो वो तुम्हारी सूजी हुई आंखों को देखकर डर ही जाएगा और बोलेगा, कैसी दुल्हन है मेरी, जिसकी आंखें कितनी डरावनी लग रही हैं। उसकी बातें सुनते ही कशिश को हंसी आ जाती है। वो रोते हुए हंसने लगती है। उसे हंसते हुए देखकर सिवा को सुकून मिलता है। वो उसे खाने की प्लेट लाकर देता है और बड़े ही प्यार से कहता है, पहले ये खाना खाओ और हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सोने। और कहाँ? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं खा लूँगी, तुम कल तो मेरे साथ रहोगे ना? कल का कल देखेंगे। इतना कहकर सिवा अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। उसके बाबा अपने सारे सामानों को पैक करने के बाद खाने की प्लेट लेकर उसके सामने आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सिवा तुम अभी क्या सोच रहे हो? मुझे मालूम है तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। मैं समझता हूँ। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार सारा सामान पैक कर लिया है। अम्मा जी को बताया ना तुमने? हम जा रहे हैं कल सुबह ही। हाँ बाबा, उन्हें तो पता है और उन्होंने ये भी पूछा कि हम लोग गए क्यों नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा और पता नहीं हमारे नसीब में ऐसा खाना लिखा भी होगा या नहीं, तो जल्दी से खा लेते हैं। सिवा के ऐसे बोलते ही उसके बाबा उसका चेहरा देखने लगे और वो चुपचाप से होकर खाने की मेज पर रखे हुए प्लेट को उठाकर नीचे फर्श पर बैठकर खाने लगा। अगली सुबह घर की रौनक ही कुछ और थी। चारों ओर शोर मची हुई थी, लेकिन अम्मा जी एक ही विचारों में खोई हुई थीं। वो नंदिनी को अपने पास बुलाकर, नंदिनी जाकर सर्वेंट क्वार्टर में देख, ये दोनों बाप बेटे की सुबह हुई भी है या नहीं? जी अम्मा जी। नंदिनी सर्वेंट क्वार्टर में आती है। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो सिवा को आवाज लगाते हुए बोली, सिवा सिवा, अभी तक सोए हुए हो? काका आप सुन रहे हैं ना? वो कमरे के अंदर आती है, लेकिन पूरा कमरा खाली था। वहाँ ना ही सिवा था और ना ही काका थे। नंदिनी हर तरफ उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। तभी उसे याद आता है कि सिवा ने कहा था वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आज के ही दिन नंदिनी ने सोचा नहीं था। भागते हुए कशिश के कमरे में आती है और उसके पास आकर वो हाँफते हुए बोली, कशिश वो सिवा। हाँ बोलना, पहले आराम से बैठ और पानी पी, फिर बता क्या बात है। वो सिवा अपने बाबा को लेकर चला गया है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। सिवा जा चुका था अपने बाबा के साथ बिना किसी को बताए। नंदिनी कशिश को सिवा के जाने के बारे में बताती है तो वो उसकी बातें सुनकर जैसे एक ही जगह जम सी गई थी। उसे तो नंदिनी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू, उसकी सारी खुशियां एक पल में आंसू बनकर गिरने लगी थीं। वो तो अभी अभी सिवा के पास जाने के लिए तैयारी हो रही थी। उसने तो तय ही कर लिया था कि अब वो और अपने दिल की बात को दबाकर नहीं रख सकती है। वो नंदिनी के पास आते हुए लड़खड़ाकर फर्श पर बैठते हुए रोने लगी और रोते हुए बोली, कल रात वो मेरे पास आया था, लेकिन मैं पागल इतना भी नहीं समझ सकी थी। वो सिर्फ मुझे देखने आया, सिर्फ इतना कहने कि अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं उसे क्यों नहीं समझ सकी नंदिनी। प्यार करती हूँ ना उससे, तो फिर उसे देखकर मुझे पता क्यों नहीं चला। नंदिनी उसके पास आकर रोना बंद कर दे कशिश, वो बिना बताए चला गया है। तुम्हारे रोने से उसे फर्क तब पड़ता जब वो सामने होता, लेकिन वो तो अपने बाबा के साथ जा चुका है।
अब वो वापस आएगा भी या नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं। तू संभाल खुद को। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर सिसक सिसक कर रो रही थी। लेकिन नंदिनी के अलावा कोई उसे समझ नहीं सकता था। 4 साल बाद केविन के अंदर खिड़की के सामने खड़े होकर सिवा वो सारे पलों को याद करते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए खुद से ही कहने लगा, पूरे 4 साल बीत गए कशिश, लेकिन इन 4 सालों में मैंने तुम्हें जितना याद किया है, जितना तुम्हारे बारे में सोचा है, उतना तो शायद मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तुम्हें बिना बताए मैं चला आया, लेकिन तुम्हें बताकर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। बताता भी कैसे? तुम कोई बहाना बनाकर रोक लेती और मैं तुम्हारी बातों को कभी टाल नहीं सकता था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन तुम्हें ही ऐसे टाइम में छोड़कर चला गया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार जी भर कर देखना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम खुश हो ना अभिनव के साथ। इसलिए 4 सालों बाद एक नई पहचान के साथ मुंबई आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने एक तरफे प्यार के लिए। वो बोल ही रहा था कि केबिन के डोर के सामने एक लड़का खड़ा होकर डोर नॉक करते हुए, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। वो लड़का उसके सामने फाइल देते हुए बोला, सर कल आपने जो जनरल मैनेजर के लिए इंटरव्यू रखा था ना, आज कुछ कैंडिडेट आए हैं, तो आप इंटरव्यू लेंगे? हाँ एक एक करके भेजो और जल्दी से, मुझे कहीं जाना भी है। वो अपने फाइल को चेक करने लगा। तभी केबिन के अंदर आते हुए किसी लड़के की आवाज़ आई, मे आई कम इन सर। उसकी आवाज़ को सुनकर सिवा उसकी ओर देखने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि तरुण था, जो जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। उसकी नज़र जैसे ही सिवा पर पड़ी तो वो दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिवा को ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, इतनी महंगी वॉच लगाए हुए देखकर तो वो हैरान रह गया और साथ ही साथ ये सोचने लगा, ये इतनी बड़ी कंपनी का बॉस है, आखिर इतने सालों तक कहाँ गायब रहा। और वापस सिवा भी उसे देखने लगा। वो अपनी चेयर से उठकर तरुण को देखता है, उसकी ओर देखते हुए, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम इस ऑफिस के बॉस हो। वो इतना कहकर जाने लगा तो सिवा उसे आवाज़ लगाते हुए रोकता है, तरुण रुको। वो उसके पास आता है तो सिवा उसे चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, अम्मा जी कैसी हैं और बाकी सारे घर वाले ठीक हैं ना? हाँ सब ठीक हैं, लेकिन तुम बिना बताए क्यों चले गए थे? मुझे लगा तुम दी को बताकर जाओगे, लेकिन तुमने तो डैड को भी कुछ नहीं बताया। बाबूजी मुझे याद करते हैं ना? हर कोई तुम्हारे बारे में बात करता है, यहाँ तक कि अम्मा जी भी। वो तो दिन रात तुम्हारी बातें करती रहती हैं और उन्होंने ही तुम्हें जाने के लिए कहा था ना? मैं जानता हूँ। अच्छा ये सारी बातें बाद में होंगी, मैं तो इंटरव्यू के लिए आया था, अब जा रहा हूँ कहीं और। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये जॉब मिल गई है, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना होगा। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बदल गए हो। वो सिवा से थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। वो इतना कहकर चला गया। सिवा उसके पीछे पीछे जाने लगा तो वो कशिश के बारे में पूछना ही भूल गया था। सिवा जब तक जाता वो अपने घर के लिए जा चुका था। शाम के 6 बजे वो अपने ऑफिस से बाहर आता है। अपने BMW कार में बैठकर ड्राइवर को घाट पर चलने को कहता है। ड्राइवर उसके कहे अनुसार घाट पर ले आता है। अपनी कार से उतरते हुए वो ड्राइवर से कहता है, आप ऐसा कीजिए, कार लेकर घर चले जाइए और बाबा से कहिए कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। ड्राइवर उसकी बात सुनकर वहां से चला गया। घाट के किनारे खड़े होकर वो अपने चारों ओर देखने लगा। आज सब कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा था। शाम होते ही जिस घाट पर लोग आते नहीं थे, आज लोगों की भीड़ थी। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। सिवा अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, सिवा ओ सिवा। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जग्गू था। वो हंसते हुए उसे देख रहा था। जग्गू को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो उसके पास आकर उसके गले से लगा लेता है। जग्गू उसके गले लगे हुए बोला, कैसा है यार, कितने दिन हो गए ना, नहीं कितने साल बीत गए ना तुझे देखे हुए। वो उससे अलग होकर गौर से उसे देखने लगा। उसे सूट बूट पहने हुए देखकर मुस्कुराते हुए जग्गू उससे कहता है, बहुत बड़ा आदमी बन गया यार, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ।
तूने मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है, और इतने सालों के बाद मिला भी तो ऐसे। मैं हर दिन शाम के पहर यहाँ आता था, इस उम्मीद के साथ कि तू कभी तो यहाँ आएगा और हमेशा की तरह तू मुझे यहीं मिलेगा। देख, आज इतने सालों के बाद तू मिल ही गया आखिर आज। शिवा उसकी ओर देखते हुए कहता है, कैसे हो तुम? चौल में सब कुछ ठीक है ना? सब वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन तुम जरूर बदल गए हो, इतने बड़े आदमी बन गए हो, काका जैसे। वो यहाँ आए हैं ना? जग्गू की बातें सुनकर वो उसे देखने लगा, जैसे वो उससे पूछना चाहता हो कि कशिश कैसी है, लेकिन वो उससे पूछता। जग्गू उसके चेहरे के भाव को समझते हुए बोल पड़ा, कितने दिन के लिए आए हो? हवेली गए थे क्या अम्मा जी से मिलने? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पिछले साल ही तो बाबूजी को अटैक आया और उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया, घर के ठाट बाट सब खत्म हो गए, सब कुछ बिखर गया। जैसे इन 4 सालों में शिवा को जग्गू की बातों को सुनकर धक्का लगा कि तरुण को जॉब की जरूरत क्यों थी। वो समझ गया। वो उसके हाल को देखकर बोला, अच्छा अब क्या करते हो तुम? चौल में ही ठेकेदार काम देता है, मजदूरों वाला काम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, अब चलता हूँ। कल काका से मिलने आऊँगा और तुम्हारा घर भी देखूँगा। जब तुम्हारा मन चाहे तुम अभी चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं शिवा, अभी घर पर आई और बाबा इंतजार कर रहे होंगे, चलता हूँ। जग्गू इतना बोलकर चला गया। उसके पास आज भी वही साइकिल थी जिस पर वो दोनों सवारी किया करते थे। शिवा उस साइकिल को गौर से देखने लगा और बीती हुई यादें ताज़ा हो गईं। कैसे वो और जग्गू इस साइकिल पर सवार होकर घूमा करते थे, लेकिन आज उसके जहन में कुछ चल रहा था कि वो थी कशिश की यादें। उसका रोता हुआ चेहरा बार बार उसे याद आ रहा था। जग्गू अपने चौल की ओर चला गया। शिवा वहीं घाट किनारे बने हुए पुल पर अकेले ही बैठ जाता है। तभी उसे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, शाम के 6 बजे बच्चे के रोने की आवाज़? कौन है जो बच्चे को रुला रहा है? वो पीछे मुड़ता है तो उसे कशिश दिखाई देती है, जिसकी गोद में एक 2 साल का बच्चा रो रहा था। वो उस बच्चे को चुप कराते हुए बोलने लगी, बेबी मैं हूँ ना, तो क्यों रो रहे हो आप? देखो मेरी ओर। वो अपना क्यूट सा फेस बनाकर उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चा चुप होकर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये सारे नज़ारे देखकर शिवा मुस्कुराने लगा। वो कशिश को देखते हुए उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। उसके कदम अचानक से उसी जगह पर जम गए। वो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुद से कहने लगा, कितनी खुश है कशिश अपने बच्चे के साथ। उसे देखकर मुझे तसल्ली मिल गई है। क्या मैं उससे मिलने जाऊं या नहीं? क्या करूं? आखिर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। कशिश के गोद से तरुण वो बच्चा लेता है और कशिश को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से मना करते हुए बोली, तरुण बेबी को लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। तरुण उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चला गया। शिवा कशिश से मिलने उसके पास जाने लगा। तभी कशिश किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल को निकालकर एक सॉन्ग प्ले करती है। न जाने क्यों दिल से ये आवाज़ आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सॉन्ग के खत्म होते ही शिवा पीछे से कशिश को आवाज़ देते हुए पुकारा, कशिश। वो शिवा की आवाज़ को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसका वहम हो जिसे वो हर पल अपने ख्यालों में बसाए हुए है। उसकी आवाज़ ही दिल में बसी हुई है। वो जब भी अकेली होती है तो उसके कान में एक ही आवाज़ आती है, कशिश। वो फिर से घाट में बहते हुए पानी को देखने लगी। तभी उसके कानों में फिर से आवाज़ सुनाई देती है, कशिश। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने शिवा खड़ा था, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग। वो उसे देखकर बस देखती रह गई। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई देने लगी, लेकिन खुशी की चमक पल भर में आंसुओं में बदल गई। वो एकटक उसे ही देखती रही, जैसे वो अपने सामने अपने शिवा को नहीं बल्कि सपने में शिवा को देख रही है। वो उसे छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है और उसके गालों को छूती है तो उसे समझ में आ जाता है कि शिवा सच में उसकी आंखों के सामने है। कोई सपना नहीं बल्कि सचमुच का शिवा। उसका शिवांश खड़ा है उसके सामने। शिवा सिर्फ उसे देखता ही रहता है। वो कशिश से पूछना चाहता था कि तुम कैसी हो? इतने सालों में तुम्हें अपने दोस्त की याद आई भी या नहीं? अभिनव के साथ तुम खुश तो हो ना? कशिश अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली,
तुम यहाँ कब आए? काका कैसे हैं? अकेले आए हो? बाबा भी साथ में आए हैं, उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? सिबा के ऐसा बोलते हुए देखकर कशिश उससे कहती है, तुम्हें तो आदत है छोड़कर जाने की ना, इसलिए पूछा। इतने सालों में तुम बहुत बदल गए हो, तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। मुझे देर हो रही है, घर चलना चाहिए मुझे। तभी एक बच्चा कशिश के सामने आकर बोला, कशिश दी, मैं अब कल आऊँगा, देर हो रही है। कशिश उस बच्चे को देखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन सबको साथ में लेकर जाओ। बाय, कल मिलते हैं। बाय दीदी। सारे बच्चे उसे बाय बोलकर चले गए। वो भी जाने वाली होती है। तभी सिबा उसे रोकते हुए बोला, अभिनव कैसा है कशिश? मुझे देर हो रही है सिबा, घर जाने में अंधेरा होने से पहले मुझे घर जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे साथ तुम मेरे घर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊँगी? उसकी नाराज़गी भरी बातें सुनकर सिबा उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, आखिर छोड़कर तो मैं ही गया था ना। तुम तो चले गए थे, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्या हुआ था उस दिन। सिबा की नज़रें अभी भी कशिश पर ही थीं, उसके आंखों में आंसू थे। वो अपने आप को संभालते हुए सिबा से कहने लगी, तुम तो चले गए थे ना, बिना किसी को बताए। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मानती थी और तुमने मुझे गैरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा। तुम जानते भी हो उस दिन क्या हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद अगर जान पाते तो जाते ही नहीं। वो अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसे देखती है और जाने लगी, लेकिन सिबा की घड़ी से उसके दुपट्टे का धागा उलझ जाता है। वो उस धागे को तोड़ते हुए आगे जाने लगी। कशिश, मुझे माफ़ नहीं करोगी? सिबा की आवाज़ में एक दर्द भरा था। वो उसकी भारी आवाज़ को सुनकर अपने कदम रोक लेती है और उसके सामने फिर से आते हुए बोली, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, अक्सर वही हमारे भरोसे को तोड़कर चले जाते हैं। और जब वो वापस उसी दहलीज पर खड़े होकर हमसे मिलते हैं और कहते हैं, माफ़ कर दो, और माफ़ी भी ऐसे मांगते हैं जैसे सामने वाला उन्हें माफ़ कर देगा। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है सिबा। शिवांश कभी मेरा दोस्त था, जिसे मैं जानती थी, लेकिन तुम सिबा हो और मैं तुम्हें जानना नहीं चाहती। शाम हो चुकी है। अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुंची तो मेरी माँ को मेरी चिंता लगेगी। मेरे पापा बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मेरी ही फिक्र में सोचते रहेंगे। घर की जवान लड़की सुबह से घर से बाहर गई है और इतना अंधेरा होने को आया और वापस नहीं आई है। वो सच में वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर सिबा अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, तुमने जो भी कहा वो सच है, लेकिन आधा सच। मैं तुम्हें क्यों छोड़कर गया हूँ? अगर ये सब तुम्हें मालूम होता तो तुम मुझसे नफरत करती, और मैं तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना चाहता हूँ तुम्हें। मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आऊँगा, अपनी आरती माँ और अपने बाबूजी से मिलने। अपने घर आते ही वो सबसे पहले अपने पापा के कमरे से बाहर आकर खड़े होकर अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद कशिश अपने पापा के पास आकर बैठते हुए बोलती है, पापा आप ठीक हैं? आज मैंने सिबा को देखा, वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं है। वो मासूम सा दिखने वाला, जिसके चेहरे पर मासूमियत झलकती रहती थी, भोला भाला सा, आज वो मुंबई के फेमस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का मालिक है। इन 4 सालों में वो इतना बदल गया है कि एक पल के लिए भी मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसके पापा उसकी ओर देखते हुए बोले, कशिश, तुमने इतने सालों तक उसका इंतजार किया बेटा, और आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, तो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी क्यों नहीं है? बेटा, तुम तो उसके इंतजार में थी ना। वो जब भी आएगा तुम उससे अपने दिल की बात कहोगी। कशिश अपने पापा को समझाते हुए बोली, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मुझे छोड़कर गया था वो मेरा प्यार था, मेरा शिवांश। और आज वापस लौट कर आया है, वो मेरा प्यार नहीं है, बल्कि वो तो अवार्ड विनिंग बिजनेसमैन है। उस पर तो न जाने कितनी सारी लड़कियां फिदा होंगी। और अब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। घर चलाने के लिए मैं हर दिन ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, और फिर मुझे उस ट्यूशन क्लास से वापस आने के बाद ज्वेलरी शॉप में काम करना होता है। तरुण की जॉब भी लग गई है। अब सारी प्रॉब्लम खत्म, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। हमारे पास इस हवेली के अलावा और बचा ही क्या है? अब हमारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। तभी अम्मा जी कशिश की बातें सुनते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोली, कशिश, क्या सिवा सच में आया है? कशिश, हाँ अम्मा जी, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आया है, बल्कि ये दिखाने आया है कि वो कितना बड़ा आदमी बन गया है।
नंदिनी कहाँ है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। उसकी बातें सुनकर अम्मा जी उसे समझाते हुए बोलीं, मेरे किए की सजा मुझे इस तरह से मत दो बेटा। मानती हूँ कि मैंने मजबूर किया था तुम्हें अभिनव से शादी करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। सिवा से मुझे नफरत थी, लेकिन पहले अब इस बात का पछतावा है मुझे। तुमने उससे प्रेम किया, ये सोचकर नहीं कि वो हमारी बराबरी का है। फिर आज ऐसी बातें क्यों? कशिश अपनी अम्मा जी से, अम्मा जी बीती हुई बातें भूल जाने में ही हमारी भलाई है। जो बीत गई वो बात गई। आपने उसे नहीं देखा, वो बिल्कुल बदल गया है। क्या वो मुझे अपनाएगा? मुझे दोस्ती समझता है। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। वो अपने कमरे में आकर खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। खिड़की से आ रही हवा के झोंकों से कशिश के बाल बार बार उसके गाल को चूम रहे थे। वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए खुद से ही बोलने लगी, सोचा था तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलते ही अपने गले से लगा लूंगी, तुम्हारा हाथ पकड़कर पूछूंगी, क्या कभी भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या कभी भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई दिया? लेकिन तुम्हें ऐसे देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे सारी बातें पूछूं। कोशिश भी की मैंने, लेकिन जुबान साथ ही नहीं दे रहा था। दिल की बात कहना तो दूर की बात है, तुम्हारे सामने ऐसा फील कर रही थी जैसी मेरी जान निकल रही हो। तभी पीछे से नंदिनी उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो उसके हाथों की गर्माहट को महसूस करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है नंदिनी? जिसके आने का सालों से इंतजार करो और वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो वो खुशी महसूस क्यों नहीं होती है? आज मुझे उसके आने से कोई खुशी नहीं हो रही है। नंदिनी उसकी ओर देखते हुए बोली, बात अगर सिर्फ इंतजार की होती तो शायद मैं समझ सकती थी कि तुम खुश क्यों नहीं हो। बात है सालों से अपने दिल में छुपाए हुए नाराजगी की, जो तुम्हें उससे है। मेरी बात मान ले कशिश, कह दे उससे अपने दिल की बात। इतना आसान नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा बेबी सो गया क्या? क्योंकि इतने आराम से तुम मेरे साथ बात कर रही हो। अगर वो जगह होता तो ऐसे तुम आराम से बात नहीं करती ना। तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कशिश के ऐसा कहते ही नंदिनी उसकी ओर देखते हुए बोली, कल शाम को अभिनव आने वाला है, तुम तो जानती हो ना। वो मुझे लेने आ रहा है, मेरे बिना रह सकता है, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं। ये बात भी मैं झुठला नहीं सकती कि उसने मुझसे शादी सिर्फ अम्मा जी की बात को मानकर किया है। वो अब भी तुमसे प्यार करता है। वो मुझसे दूर दूर रहता है। मैं उसकी चिंता करती हूँ क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ और वो मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझता है। कशिश उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, वो भले ही मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम जानती हो ना, मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। उसे थोड़ा टाइम दो। अपने बच्चे की वजह से वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। उसे एक दिन इस बात का एहसास जरूर होगा कि वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। नंदिनी उसकी बातें सुनकर उसके कमरे से चली गई। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि नंदिनी का मोबाइल बजने लगा। वो देखती है अभिनव का कॉल आ रहा है। उसके कॉल को रिसीव करते हुए वो बोली, हेलो सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया, बेबी को सुला रही थी। अभिनव, नंदिनी, हम क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? अभिनव, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। तुम आ रहे हो ना कल शाम को? अभिनव उसकी बातों को सुनते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुम इतनी हड़बड़ाकर बात क्यों कर रही हो? तुमने बताया नहीं कैसी हो, न ही ये पूछा कि मैंने कॉल क्यों किया। नंदिनी, आई एम सॉरी, गलती मेरी ही थी और सजा तुम्हें देता रहा। नंदिनी, अभिनव, मुझे ज़रूरी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम डिनर कर लेना, और हाँ, कल शाम को तुम आओगे ही तो तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है मुझे। सामने से बात होगी तो अच्छा रहेगा। गुड नाइट, बाय। नंदिनी अभिनव की पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है और वो किचन की ओर चली जाती है। खाने की प्लेट हाथों में लिए कशिश अपने पापा के कमरे में आती है और उन्हें सहारा देकर तकिए के सहारे बैठाते हुए उनके पास बैठ जाती है। सुमेर जी अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोले, घर में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है बेटा? कशिश मुस्कुराती हुई बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। और अब जल्दी से मुंह खोलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। माँ को कुछ काम था, वो अम्मा जी के साथ हैं, तो मैं ही आ गई आपके लिए खाना लेकर। कल शाम को अभिनव आने वाला है नंदिनी को लेने। सुमेर जी कशिश की बातों को सुनकर
उसकी ओर गौर से देखने लगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।